डियर स्टूडेंट्स, केकेसी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में हम सिंपल इफ स्टेटमेंट का डिस्कशन कर चुके हैं, जिसे मैंने आपको बताया था कि इफ कीवर्ड का यूज करोगे, उसके अंदर एक्सप्रेशन लोगे और फिर इस तरीके से इसकी बॉडी बनानी। अगर इफ के अंदर दी गई एक्सप्रेशन ट्रू है तो इसके अंदर दिया गया स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये था सिंपल इफ स्टेटमेंट। उसके बाद में आपको मैंने ये भी बताया कि अगर आपको इफ के बाद में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लेना है तो आप इस तरीके से विदाउट बॉडी के भी यूज कर सकते हो, जैसे स्टेटमेंट। इसका मतलब इफ के जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट किसका होता है, इफ का होता है, और ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ के अंदर दी गई एक्सप्रेशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो आप चाहो तो अगर कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करते हो इस तरीके से अगर आप कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करते हो तब उस केस में इफ के जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट किसका माना जाता है, इफ का माना जाता है। इसका मतलब अगर इफ के अंदर दी गई एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आप इस एक्सप्रेशन के ट्रू होने पर मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो इस तरीके से इसका एक ब्लॉक बना लोगे। ये था सिंपल इफ स्टेटमेंट। इसके बाद में मैंने आपको इफ एल्स स्टेटमेंट बताया था, जिसमें क्या था, इफ के अंदर एक्सप्रेशन ले लिया आपने, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज के लिए मैंने यूज किया एल्स स्टेटमेंट। एल्स का मतलब होता है अदरवाइज। अगर इफ के अंदर दी गई एक्सप्रेशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर दिए गए स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अदरवाइज एल्स ब्लॉक के अंदर दिए गए स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एल्स के साथ कभी भी कंडीशन नहीं लगती, सिर्फ इफ के साथ कंडीशन लगती है। इसका मतलब इफ के अंदर दी गई एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सेम यही चीज अगर आपको सिर्फ एक एक स्टेटमेंट लेने हैं तो ये जैसे आपने दे दिया, अगर आप सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लेते हो, इसका मतलब ये हुआ अगर इफ के अंदर दी गई एक्सप्रेशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट 2 के एग्जीक्यूट होने के लिए एक्सप्रेशन का फॉल्स होना जरूरी है। अगर ये ट्रू हो जाएगी तब तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद में मैंने एल्स इफ स्टेटमेंट डिस्कस किया था, एल्स इफ स्टेटमेंट। और एल्स इफ स्टेटमेंट में मैंने बताया था कि इसका सिंटेक्स इस तरीके से होगा, इफ के अंदर आप एक्सप्रेशन लोगे, इफ के अंदर आप एक्सप्रेशन लोगे, अगर आप बॉडी बनाना चाहो तो बॉडी बना दो, नहीं तो ऐसे जैसे मैंने दे दिया स्टेटमेंट। अगर इफ के अंदर दी गई एक्सप्रेशन ट्रू है, अगर इफ के अंदर दी गई एक्सप्रेशन ट्रू है तब तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज देखो इसमें दोनों काम है, एल्स भी आ रहा है, अदरवाइज आ रहा है, और साथ में दूसरी कंडीशन भी चेक कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 लिख दिया, यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ एक्सप्रेशन 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी एक्सप्रेशन 1 ट्रू है, अगर एक्सप्रेशन 1 क्या है, ट्रू है, तब तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। एल्स इफ का मतलब है, एल्स इफ का मतलब है कि अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है तभी आप एक्सप्रेशन 2 को चेक करोगे। मतलब एल्स इफ के अंदर दी गई एक्सप्रेशन 2 तभी चेक होगी जब एक्सप्रेशन 1 क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और कोई भी एल्स इफ वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो एक्सप्रेशन 2 कब चेक होगी, जब एक्सप्रेशन 1 क्या होगी, फॉल्स होगी। कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा, अगर एक्सप्रेशन 2 ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एक्सप्रेशन 2 फॉल्स है, अगर एक्सप्रेशन 2 क्या है, फॉल्स है, अगर आपकी एक्सप्रेशन 2 क्या है, फॉल्स है, ठीक है, अगर आपकी एक्सप्रेशन 2 फॉल्स है तब क्या चलेंगे हम, एल्स इफ एक्सप्रेशन 3 को चेक करेंगे। ठीक है, मतलब एक्सप्रेशन 3 कब चेक होगी, जब एक्सप्रेशन 2 क्या होगी, फॉल्स होगी। तो एल्स इफ का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है तभी ये कंडीशन चेक होगी,
ये एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से क्या होगा, ये एल्स इफ चलता रहेगा और फाइनली लास्ट में क्या लगाएंगे, एल्स लगाएंगे। ठीक है, जैसे ये एल्स इफ कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। इस तरीके से आप कितने भी एल्स इफ यूज कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर ले लिया एक्सप्रेशन एन, ठीक है, और फाइनली लास्ट में क्या यूज करेंगे, अपनी एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि कल मैंने, अगर आपने कल की क्लासेस नहीं देखी है तो आप कल की क्लासेस देखें, जिसमें मैंने नेस्टेड अपना एल्स इफ स्टेटमेंट बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर इफ के अंदर दी गई, देखो इसका सिंटेक्स क्या होगा, पहले इफ लेंगे, फिर एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ कंटिन्यू चलता जाएगा और लास्ट में क्या लेंगे, एल्स स्टेटमेंट। अब देखो इसमें क्या है, स्टेटमेंट वन कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपकी इफ के अंदर दी गई एक्सप्रेशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर एक्सप्रेशन वन ट्रू है तभी स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा। सपोज करो कि एक्सप्रेशन वन ट्रू है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम इस सारे, फिर ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसी तरीके से क्लास, ठीक है, इसी तरीके से मान लो अगर आपकी, मान लो एक्सप्रेशन वन फॉल्स हो जाती है, तब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेगा, क्योंकि एल्स इफ, ये एल्स इफ कब एग्जीक्यूट होगा, जब ऊपर वाली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है तब हम इस एल्स इफ में आएंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या एक्सप्रेशन टू ट्रू है। अगर एक्सप्रेशन टू ट्रू है तब स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब सपोज करो कि एक्सप्रेशन वन फॉल्स थी, तब हमने ये चेक किया एक्सप्रेशन टू, अगर ये एक्सप्रेशन टू भी फॉल्स है तब कौन सी कंडीशन चेक होगी, फिर अगला एल्स इफ चेक होगा। चेक करेंगे क्या एक्सप्रेशन थ्री ट्रू है, अगर एक्सप्रेशन थ्री ट्रू है तब तो स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो एक्सप्रेशन थ्री भी फॉल्स है तो फिर आगे एलसीफ इस तरीके से एलसीफ चलता रहेगा। अब सपोज करो कि लास्ट एलसीफ ये यूज कर रखा है, चेक किया क्या एक्सप्रेशन एन ट्रू है, एक्सप्रेशन एन भी मान लो ट्रू है तब तो स्टेटमेंट एन एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ये एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मान लो एक्सप्रेशन एन भी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है और लास्ट एलसीफ था ये, तब हम क्या करेंगे, एल्स में आएंगे और एल्स के अंदर दो भी स्टेटमेंट दे रखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मैं कल जो है वो एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड का मतलब ये है कि एक ब्लॉक के अंदर आप अगर किसी दूसरे ब्लॉक को लेते हो, एक ब्लॉक के अंदर अगर आप किसी दूसरे ब्लॉक को लेते हो तो उसे नेस्टेड ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब है कि इफ ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ ब्लॉक लेना या एल्स ब्लॉक के अंदर फिर इफ लेना। तो आप यहां पर सिंपली ये कह सकते हो इफ विद इन इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इफ के अंदर इफ लेना या फिर एल्स के अंदर इफ लेना, ये सब क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। तो अगर आपने इफ के अंदर इफ लिया है तो इसे क्या कहा जाएगा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहा जाएगा। तो नेस्टेड का मतलब यह है कि एक ब्लॉक के अंदर आप दूसरे ब्लॉक को लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं यहां पर अगर इसके सिंटेक्स की बात करूं, ठीक है, जैसे अगर मैं सिर्फ नेस्टेड इफ की बात करूं, नेस्टेड इफ की बात करूं अगर मैं, नेस्टेड इफ का मतलब हो गया इफ के अंदर इफ। जैसे मैं यहां पर लिया इफ, ये इस तरीके से एक्सप्रेशन ले ली, एक्सप्रेशन वन, इस तरीके से इस इफ की बॉडी बना दी। इस इफ की बॉडी के अंदर फिर से मैंने क्या चेक करवा लिया, एक एक्सप्रेशन और चेक करवा ली, इफ एक्सप्रेशन टू, और फिर इस इफ की भी क्या बना दी, एक बॉडी बना दी। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, मैंने देखो एक्सप्रेशन वन और फिर एक्सप्रेशन टू, ये भी इफ है और इफ के अंदर मैंने क्या ले रखा है, दूसरा इफ ले रखा है। तो ये तो आपका हो गया आउटर इफ और ये जो है वो हो गया आपका इनर इफ। ठीक है, इनर इफ और आउटर इफ मैंने क्या ले रखा है, एक तो ले रखा है आउटर इफ, बाहर वाला इफ, और फिर दूसरा मैंने ले रखा है इनर इफ, ये दूसरा है अंदर वाला इफ। बाहर वाला इफ
और अंदर वाला इफ, इसको आउटर इफ कहते हैं और इसको इनर इफ। क्या चल रहा है अपना नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। देख रहे हैं कि आपने एक इफ ब्लॉक लिया, देखो ये इफ ब्लॉक आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट होकर के देखो यहाँ, इस इफ ब्लॉक के अंदर मैंने दूसरा इफ ब्लॉक ले लिया ये, ठीक है। अंदर वाले इफ ब्लॉक को तो इनर इफ कहेंगे और बाहर वाले इफ ब्लॉक को आउटर इफ कहेंगे। अब देखो एक्सप्रेशन 2 कब एग्जीक्यूट होगी, एक्सप्रेशन 2 तभी एग्जीक्यूट होगी जब एक्सप्रेशन 1 क्या होगी, ट्रू होगी। देखो इफ ब्लॉक के अंदर कब आते हैं, जब इफ के अंदर दी गई एक्सप्रेशन क्या होती है, ट्रू होती है। इसका मतलब सबसे पहले जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा तो सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 को चेक किया जाएगा कि क्या एक्सप्रेशन 1 ट्रू है। अगर ये एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो हम क्या आ जाते हैं, फिर इफ ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 चेक की जाएगी, अगर ये ट्रू है तो हम इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर इस ब्लॉक के अंदर आते फिर क्या मिल गया, एक इफ और मिल गया। फिर हम चेक करेंगे कि क्या एक्सप्रेशन 2 ट्रू है। अगर ये एक्सप्रेशन 2 ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर दिए गए स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नेस्टेड इफ एल्स करना चाहते हो तो आपने देखो ये इफ ब्लॉक है, ये इफ ब्लॉक है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर फिनिश हो रहा है, इसी का आपने क्या ले लिया, एक ये इफ ब्लॉक यहाँ पर फिनिश हो रहा है, इसका मैंने एल्स ब्लॉक ले लिया। अब ये एल्स ब्लॉक किसका एल्स है, इस इफ का एल्स है। ये इफ जो आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट होकर के यहां पर फिनिश हो रहा है। इसका मतलब आपका इफ यहां से स्टार्ट होकर यहां पर फिनिश हो रहा है। अब अगर मान लो आप चेक कर रहे थे कि इफ के अंदर दी गई एक्सप्रेशन 1 है, क्या ये ट्रू है, अगर ट्रू है तब तो हम इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। अब मान लो कई बार ऐसा होता है कि आप चेक कर रहे हो क्या एक्सप्रेशन 1 ट्रू है, ये मान लो पहली बार में कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो हम इस इफ ब्लॉक से क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और बाहर निकलने के बाद हम कहाँ आएंगे, अदरवाइज ब्लॉक में आएंगे, एल्स ब्लॉक में आएंगे। एल्स ब्लॉक में कब आएंगे, जब इफ के अंदर दी गई एक्सप्रेशन 1 क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होते ही हम एल्स ब्लॉक में आएंगे। अब मान लो सपोज करो एल्स में फिर से आपने क्या लगा दिया, इफ ब्लॉक लगा दिया। अब आप एल्स के अंदर क्या ले रहे हो, इफ ले रहे हो, तो ये भी क्या हो गया आपका नेस्टेड ब्लॉक बन गया। अब मान लो सपोज करो मैंने इस तरीके से यहाँ इफ एल्स के अंदर इफ लगाया और इसके अंदर मैंने एक्सप्रेशन ले ली, एक्सप्रेशन 3, कि अगर एक्सप्रेशन 3 ट्रू है तब तो स्टेटमेंट जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर, हाँ, तब तो इफ के अंदर दिया गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे सपोज करो ये। अदरवाइज एल्स के अंदर दिया गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया आपका नेस्टेड ब्लॉक हो गया। एल्स के अंदर मैंने क्या ले रखा है, इफ और एल्स ले रखा है। इफ के अंदर इफ ले सकता हूँ या एल्स के अंदर इफ ले सकता हूँ। तो आप देख रहे हो कि एक्सप्रेशन 3 कब चेक होगी, एक्सप्रेशन 3 तब चेक होगी जब हम कहां पर आएंगे, एल्स ब्लॉक में आएंगे। और एल्स ब्लॉक में कब आएंगे, एल्स ब्लॉक में हम तभी आएंगे जब इफ के अंदर दी गई एक्सप्रेशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर इफ के अंदर दी गई एक्सप्रेशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तब हम एल्स ब्लॉक में आएंगे। एल्स ब्लॉक में आने के बाद सबसे पहले मिलेगा एक्सप्रेशन 3 को चेक करेंगे कि क्या एक्सप्रेशन 3 ट्रू है। अगर एक्सप्रेशन 3 ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर दिए गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अदरवाइज एल्स ब्लॉक के अंदर दिए गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये बात आपके समझ में आई, यस और नो? यस सर। दिस इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। मनीष आपके समझ में आया? यस सर। हाँ, ममता आपके समझ में आई है? यस सर। हाँ, अब इसमें ऐसा है कि अगर मान लो आप में से किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, मैं 2 क्लासें ले चुका हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट की। कंट्रोल स्टेटमेंट की आप केकेसी कॉलेज के यूट्यूब चैनल में जाइएगा, ठीक है, और कंट्रोल स्टेटमेंट है ना, आप लिख दीजिएगा कंट्रोल स्टेटमेंट केकेसी कॉलेज, तो आपको दोनों क्लासें मिल जाएगी। मैंने सबसे पहले सिंपल इफ बताया था, फिर इफ एल्स बताया था, उसके बाद में नेस्टेड इफ एल्स बताया था, और आज क्या बता रहा, सॉरी सिंपल इफ बताया, फिर इफ एल्स बताया, उसके बाद में मैंने एल्स इफ स्टेटमेंट डिस्कस किया, और इसके बाद में आज हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं। चलो इसको समझने के लिए हम जो है वो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू ये चीज आपकी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि आपको एक एग्जांपल लेना है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं कि भाई आपको जैसे
एक एग्जांपल ले लें, जैसे आपको 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट को फाइंड आउट करना है। क्या करना है? 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो आप चेक कीजिएगा इसमें, या 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट अमोंग 3 नंबर्स। आपको 3 नंबर में से क्या फाइंड आउट करना है? ग्रेटेस्ट को फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बनाना है। मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट बना देता हूँ। ये डबल स्लैश लगा दिया तो ये क्या बन गया? कमेंट बन गया, ठीक है। मैं इसको पहले सेव ही कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। जैसे सपोज करो मैं इसको नेस्टेड लिख देता हूँ, नेस्टेड। तो ये बाय डिफॉल्ट सेव एज टाइप डॉट सीपीपी से सेव हो जाएगा, नेस्टेड डॉट सीपीपी सेव हो गया। अब देखो हम यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हैं, तो सबसे पहले जो अपनी लाइनें लिखते हैं, इंक्लूड स्पेस, ठीक है। इतना जैसे अपने प्रोग्राम बनाते हैं तो लिखते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 3 नंबर जो है वो एंटर करवाने। आपको क्या करवाने हैं? सबसे पहले 3 नंबर एंटर करवाने। तो आपने क्या करेंगे, 3 नंबर को स्टोर करवाने के लिए 3 वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज करो कि आप जो 3 नंबर है, अब 3 नंबर मैं फ्लोट टाइप के ले लेता हूँ। इस टाइप के ले लेता हूँ, फ्लोट टाइप के, क्योंकि नंबर आप पॉइंट में भी तो एंटर कर सकते हो, तो इसलिए मैं फ्लोट टाइप के 3 वेरिएबल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल लिए, ए बी एंड सी। 3 वेरिएबल ले लिए ए बी सी, 3 नंबर को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। अब देखो, अगर मैं चाहूँ तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको एक लाइन में भी लिख सकता हूँ। सपोज करो मैंने इसको 3 लाइन्स में लिखा, जैसे सी आउट पुट टू। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पर मैसेज मिले, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। ये मैंने स्क्रीन पर मैसेज लिया और फिर मैंने वापस पुट टू लगाकर क्या लिख दिया, एंडल। एंडल देखो स्लेश एन की तरह काम करेगा, इसको डबल कोट में लिखने की जरूरत नहीं होती है। आपने मैसेज दिया, आप स्क्रीन पर ये मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो, प्रिंट करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सी आउट ऑब्जेक्ट और पुट टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। मैंने लिख दिया सी आउट ऑब्जेक्ट पुट टू ऑपरेटर, डबल कोट में दे दिया मैसेज, ये मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में इसके साथ मैंने अटैच कर दिया वापस पुट टू लगा करके एंड एल। एंड एल क्या करेगा, लाइन को ब्रेक करेगा और कर्सर को नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देगा, स्क्रीन पर मैसेज मिलेगा। अब अगर आप इतने ही प्रोग्राम को रन करवाते हो तो स्क्रीन पर सिर्फ मैसेज मिलेगा और कर्सर कहाँ होगा, नेक्स्ट लाइन में होगा, ठीक है। अब मुझे कीबोर्ड से वैल्यू डालनी है, किसके अंदर? मैं चाहता हूं कि जो पहला नंबर एंटर करूं वो ए के अंदर चला जाए। तो कैसे कीबोर्ड से वैल्यू डालते हैं, इसके लिए सी इन ऑब्जेक्ट और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं। दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जिसको हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते थे। ये यहाँ पर क्या काम करेगा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का काम करेगा। सी इन ऑब्जेक्ट और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर मिलकर के क्या करते हैं, कीबोर्ड से वैल्यू लेने का काम करते हैं। तो जो मैं पहला नंबर एंटर करूं वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए, तो मैंने यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम लिख दिया ए, ठीक है। सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए, इसका मतलब सी इन ऑब्जेक्ट और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कीबोर्ड से वैल्यू मांगेंगे और वो वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, ए में स्टोर हो जाएगी। अच्छा, पहला मैसेज मिला, पहली वैल्यू डाली, ए में स्टोर हो गई। अब मैंने दोबारा से दूसरा मैसेज दिया, एंटर सेकंड नंबर, ये आपको स्क्रीन पर मैसेज मिलेगा और मैं वापस पुट टू लगाकर एंड लिख देता हूं। स्क्रीन पर ये दूसरा मैसेज मिलेगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन में रहेगा। अब मैं दूसरी वैल्यू एंटर कर पाऊं इसके लिए मैंने सी इन और एक्सट्रैक्शन लगाया, और दूसरी वैल्यू जो एंटर करूंगा वो किस में चली जाए, बी नाम के फ्लोट वेरिएबल में चली जाएगी, ठीक है, बी में चलेगी। अब मैं तीसरा मैसेज एंटर करवाता हूं, एंटर थर्ड नंबर। मैंने स्क्रीन पर तीसरा मैसेज डिस्प्ले करवाया और एंटर लगाया, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में पहुंचा दिया। अब मैं तीसरा नंबर एंटर कर पाऊं इसके लिए सीन और एक्सट्रैक्शन का यूज किया, और जो तीसरा नंबर कीबोर्ड से एंटर करूंगा वो किस में स्टोर हो जाए, थर्ड वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर कर रखा है सी, उसमें स्टोर हो जाए। तो इस तरीके से आपको 3 मैसेज मिलेंगे। एंटर फर्स्ट नंबर, आप फर्स्ट नंबर एंटर करोगे ए में चला जाएगा। एंटर सेकंड नंबर, आप सेकंड नंबर एंटर करोगे वो बी में चला जाएगा। एंटर थर्ड नंबर, आप थर्ड नंबर एंटर करोगे वो सी में चला जाएगा। अब आपने 3 नंबर एंटर कर दिए जो ए बी और सी में स्टोर हो गए, ए बी सी 3 नंबर स्टोर हो गए, ठीक है।
अब मैंने फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया, सपोज करो आपने एंटर फर्स्ट नंबर 20 लिखा, तो ए में कैसे स्टोर हो जाएगा 20.0000 इस तरीके से स्टोर हो जाएगा, क्योंकि फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो ए बी सी इस तरीके से मैंने 3 वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यू स्टोर करवा दी। अब आपको चेक करना है कि इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, और आप मेथड कौन सा लगा रहे हो, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले देखो, जब 3 नंबर में से किसी भी ग्रेटेस्ट को फाइंड आउट करना है कि 3 में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो पहले कोई 2 नंबर ले लोगे आप। सपोज करो मैं पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है और तीसरा क्या है सी है, तो मैं पहले 2 नंबर ले लेता हूँ। सबसे पहले ए को किससे कंपेयर करवा लेता हूँ, बी से कंपेयर करवा लेता हूँ कि क्या ए जो है वो बी से ग्रेटर है। अगर ए बी से ग्रेटर है तब मैं ए को वापस किससे चेक करवा लूंगा, सी से करवा लूंगा कि भाई ए जो है वो बी से तो ग्रेटर है, क्या ए सी से भी ग्रेटर है। अगर ए सी से भी ग्रेटर होता है तब तो हम कह देंगे ए इज ग्रेटेस्ट। और कई बार ऐसा होता है कि आप ए को बी से चेक करवा रहे थे कि क्या ए बी से ग्रेटर है, यस ए बी से ग्रेटर है। फिर चेक करवाया क्या ए सी से ग्रेटर है, नहीं ए सी से ग्रेटर नहीं है। तब उस केस में क्या हो जाएगा, फिर ए जो वो सी से ग्रेटेस्ट नहीं होगा, ए सी से ग्रेटेस्ट नहीं होने का मतलब फिर जो सी है वो क्या हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सपोज करो कि आप ए को बी से कंपेयर करवा रहे थे कि क्या ए बी से ग्रेटर है। पहली बार में कंडीशन फॉल होगी कि नहीं ए जो बी से ग्रेटेस्ट नहीं है, तब हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में आ जाएंगे। एक बात तो पहले ही होगी कि ए जो है बी से ग्रेटेस्ट नहीं है, इसका मतलब बी जो है वो ए से ग्रेटेस्ट है, तो फिर चेक करवा लेंगे कि क्या बी जो है वो सी से ग्रेटेस्ट है। अगर बी सी से ग्रेटेस्ट है तब तो बी ग्रेटेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज सी ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से नेस्टेड इफ एल्स में यूज करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, सबसे पहली कंडीशन बनाई कि क्या ए बी से ग्रेटर है। अब इसमें 2 बातें होंगी, मैंने चेक किया क्या ए ग्रेटर देन बी है, रिलेशनल ऑपरेटर लगाया, क्या ए ग्रेटर देन बी है। अब इसमें 2 बातें होंगी, या तो हाँ या ना। अगर हाँ है तब तो इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, और ना है तब हम क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक में। 2 ब्लॉक बना दिए मैंने। क्या बनाया, सबसे पहले जब मैं चेक करूंगा कि क्या ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, अब इसमें 2 बातें होंगी, या तो हाँ या फिर ना। अगर हाँ है तब तो इफ के अंदर आएंगे, और ना है तब एल्स में जाएंगे। तो सबसे पहले अपने हाँ मानकर चल लेते हैं, चेक कर रहे थे कि क्या ए की वैल्यू बी से ग्रेटेस्ट है। आपने कहा यस, यस है तो हम कहाँ जाएंगे, इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। इफ ब्लॉक के अंदर आने के बाद में हम ये कहेंगे कि जब ए बी से ग्रेटर है तो चेक करवा लेते हैं कि क्या ए की वैल्यू सी से भी ग्रेटर है। अब इसमें भी 2 बातें होंगी, या तो हाँ या ना। अगर ए की वैल्यू सी से ग्रेटेस्ट है तब तो यहां मैसेज प्रिंट कर देंगे कि ए की वैल्यू, मतलब मैं चाहता हूं कि जो वैल्यू ग्रेटेस्ट हो वो वैल्यू प्रिंट हो और फिर उसके साथ मैसेज अटैच हो जाए इज ग्रेटेस्ट। देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, क्या ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, हाँ हाँ है तो हम इफ ब्लॉक के अंदर आ गए। अब चेक किया कि क्या ए की वैल्यू सी से भी ग्रेटर है। अगर हाँ है तब तो हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक के अंदर आएंगे और कह देंगे ई की वैल्यू, थोड़ा सा स्पेस दे दिया, इज ग्रेटेस्ट। ए की वैल्यू इज ग्रेटेस्ट, ए की वैल्यू। अब अगर मैं चाहूं तो देखो इसका ब्लॉक इस तरीके से क्या बना सकता हूं, इसका ब्लॉक भी बना सकता हूं, लेकिन मुझे सीखो इफ कंडीशन के ट्रू होने पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लेना है, इसलिए मुझे ब्लॉक बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद वाला स्टेटमेंट किसका होगा, इसी का होगा। तो अगर ए की वैल्यू सी से भी ग्रेटेस्ट है तो हम कह देंगे अगर हाँ है तब तो ए इज ग्रेटेस्ट, और अगर ना है तो इसका एल्स भी लेना पड़ेगा। ये एल्स किसका है, इस इफ का एल्स है कि अगर ए की वैल्यू सी से ग्रेटेस्ट है तब तो ए इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, सी प्रिंट करवाएंगे और फिर साथ मैसेज अटैच कर देंगे इज ग्रेटेस्ट, सी की वैल्यू इज ग्रेटेस्ट। इतनी बात समझ में आई आपकी, यस और नो? यस सर। मनीष, ममता, मोहित, यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो देखो सबसे पहले हमने 3 नंबर एंटर किए, एबीसी में स्टोर हो गए। सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या ए बी से ग्रेटर है। अब इसमें 2 बातें होंगी, या तो हाँ या फिर ना। तो हम हाँ को लेकर चल रहे हैं कि हमने चेक किया क्या ए बी से ग्रेटर है, हाँ, तो हम इफ ब्लॉक के अंदर आ गए। फिर चेक किया क्या ए सी से भी ग्रेटर है। अब इसमें भी 2 बातें होंगी, या तो हाँ या फिर ना, तो इसलिए इसका भी एल्स लेना पड़ेगा। अगर ए सी से ग्रेटेस्ट है तब तो प्रिंट कर देंगे ए की वैल्यू, साथ में थोड़ा सा स्पेस दे करके
इज ग्रेटेस्ट, ये मैसेज दे दिया। मैसेज हमेशा डबल कोट में लेते हैं क्योंकि स्ट्रिंग है। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब कि अगर ए की वैल्यू सी से ग्रेटेस्ट नहीं है तो हम कह देंगे सी की वैल्यू इज ग्रेटेस्ट। ये तो हुआ हाँ वाला पार्ट। कब? जब हम ये चेक कर रहे थे कि क्या पहला नंबर दूसरे से ग्रेटेस्ट है, क्या ए की वैल्यू बी से ग्रेटेस्ट है। हाँ, अब मान लो आप चेक कर रहे थे, आपने कोई ऐसे नंबर एंटर किए जिसमें पहला नंबर दूसरे से ग्रेटेस्ट है ही नहीं, तो इसके लिए भी अपने को लॉजिक लगाना पड़ेगा। चेक किया कि क्या पहला नंबर दूसरे से ग्रेटेस्ट है, और हो जाता है ना, ना है, तब हम कहाँ आएंगे? इस एल्स ब्लॉक में आएंगे। एल्स ब्लॉक में आते हैं एक कंडीशन तो पहले ही चेक होगी कि क्या ए बी से ग्रेटर है। ना, ना का मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू बी से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब है बी की वैल्यू जो है वो ए से ग्रेटर है। अब बी की वैल्यू ए से ग्रेटर है, ये बात तो एल्स में आते पहले ही चेक होगी कि हम एल्स में कब आएंगे? जब बी की वैल्यू ए से ग्रेटर होगी। बी की वैल्यू ए से ग्रेटर एक तो चेक हो गया। अब बी को मुझे किससे कंपेयर करवाना है? सिर्फ सी से कंपेयर करवाना है। तो मैंने इफ कंडीशन लगाई और चेक किया, इफ कंडीशन लगाई और चेक किया कि क्या बी की वैल्यू सी से भी ग्रेटर है। अब इसमें भी दो बातें होगी, या तो हाँ या फिर ना। अगर बी की वैल्यू सी से ग्रेटर है तब तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे कि बी की वैल्यू इज ग्रेटेस्ट। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, इज ग्रेटेस्ट। और अगर ना है, ना का मतलब है कि बी की वैल्यू ए से ग्रेटर है, क्या बी की वैल्यू सी से ग्रेटर है? नहीं, बी की वैल्यू सी से ग्रेटर नहीं है। तो इसका मतलब कि बी बड़ा नहीं है, बल्कि कौन बड़ा हो गया? सी बड़ा हो गया। तो मैसेज प्रिंट कर देंगे सी की वैल्यू, सॉरी पहले कुछ थी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की, सी की वैल्यू स्पेस देकर के मैसेज दे देंगे इज ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से हमने क्या किया? कंट्रोल एस सेव कर दिया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, पहले कंपाइल करवा देता हूँ F9 की प्रेस करके, या आप डायरेक्ट वहां पर जाकर, जैसे मैंने अभी क्लिक किया, कंपाइल करवा रहे हैं। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगी तो प्रोग्राम क्या होगा? सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो कि एरर 0 है, वार्निंग 0 है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। अब एग्जीक्यूट रन या फिर F10 प्रेस कर सकते हो। जैसे ही आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया तो सबसे पहले इसने मांगा एंटर फर्स्ट नंबर। मैंने पहला नंबर एंटर कर दिया, सपोज को 78। ए में क्या चला गया? 78। फिर एंटर किया, फिर मांगा एंटर सेकंड नंबर। देखो कर्सर नेक्स्ट लाइन में हैंडल की वजह से मैंने दूसरा नंबर एंटर किया 90। दूसरा नंबर क्या एंटर कर दिया मैंने? 90। अब एंटर किया तो तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, एंटर थर्ड नंबर। तो तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ क्या? एंटर थर्ड नंबर। अब मैं थर्ड नंबर एंटर कर रहा हूं, मैंने एंटर कर दिया 100। अब आप देख रहे हो ए में तो क्या गया? 78, बी में गया 90, सी में गया 100। तो ए में 78, बी में 90 और सी में 100। अब देखो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? देखो सबसे पहले चेक किया, क्या ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है? ए 78 है और बी 90 है। क्या 78 90 से ग्रेटर है? कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो हम क्या हो गए? इस ब्लॉक से बाहर आ गए, एल्स में गए। फिर चेक किया, क्या बी की वैल्यू सी से ग्रेटर है? बी की वैल्यू क्या है? 90 और सी की वैल्यू क्या है? 100। तो चेक किया, क्या 90 100 से ग्रेटर है? नहीं, ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और मैसेज मिलेगा सी की वैल्यू स्पेस इज ग्रेटेस्ट। सी की वैल्यू क्या है? 100 और फिर स्पेस इज ग्रेटेस्ट आएगा। क्या मैसेज मिला आपको? 100 स्पेस इज ग्रेटेस्ट। ये बात क्लियर है? यस और नो? यस Yes, सर। sir. ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज जो है वो इस तरीके से किया जा सकता है। ऐसे ही मान लो अगर मान लो एक एग्जांपल और ले, इसको और क्लियर समझने के लिए आपको मान लो सपोज करो एक एग्जांपल लेना हो, ठीक है। अब देखो एक चीज और देखना आप इसमें कि मैंने ये देखो 3 स्टेटमेंट्स यूज किए हैं। मैं चाहता तो इन तीनों स्टेटमेंट को एक ही लाइन में लिख सकता था। जैसे मैंने यहाँ पर कह देता एंटर 3 नंबर्स, एंटर 3 नंबर्स।
ठीक है। और अब मुझे बार बार ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अब मैं चाहता हूं सी इन, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाया, पहला नंबर किस में चला जाए, ए में, फिर एक्सट्रैक्शन दूसरा नंबर किस में चला जाए, बी में, फिर एक्सट्रैक्शन तीसरा नंबर किस में चला जाए, सी में। तो मैं इन तीनों को एक ही लाइन में लिख सकता हूं, सी इन ए बी सी। इसका मतलब सी इन ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले वैल्यू मांगेगा वो ए में चली जाएगी, दूसरी जो वैल्यू मांगेगा वो बी में जाएगी, और तीसरी जो वैल्यू मांगेगा वो सी में जाएगी। इस तरीके से सी इन और एक्सट्रैक्शन मिलकर के आपसे तीन वैल्यू मांगेंगे। पहली वैल्यू सीक्वेंशियली जाएगी, ए पहले है तो ए में पहली वैल्यू जाएगी, बी बाद में है तो बी में दूसरी वैल्यू जाएगी, और उसके बाद में सी है तो सी में तीसरी वैल्यू जाएगी। तो इस तरीके से हम सी इन ए बी सी का यूज कर सकते हैं। ये बात क्लियर है, यस और नो? यस सर। ओके। ये सर। अच्छा, अब एक तो हुई ये 3 नंबर में से हमने क्या कर लिया, ग्रेटेस्ट को फाइंड आउट कर लिया। अब मान लो सपोज करो कि अपने एक एग्जांपल और लेते हैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, कि आप जैसे एक इंटीजर एंटर करना चाहते हो। आपको क्या करना है, एक इंटीजर नंबर एंटर करना है और फिर चेक करना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या क्या है, जीरो है। इस बार जो है मैं क्या करूंगा, इसमें एल्स इफ स्टेटमेंट का भी यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करने जा रहा हूं, कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको यूज, या नेस्टेड मान लो इसी में यूज करना हो आपको, कि भी किस तरीके से अपने इसको यूज कर सकते हैं। एक इंटीजर नंबर एंटर करेंगे और चेक करना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो हम किस तरीके से इसको जो है वो यूज करेंगे। एक मिनट, हाँ। तो अब देखो इस तरीके के प्रोग्राम्स को हम किस तरीके से बनाएंगे। तो ये देखो आपका, मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको इंटीजर वैल्यू एंटर करवानी है, तो ये यहाँ पर मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, ठीक है। अब मैसेज दे दिया स्क्रीन पर, एंटर एन इंटीजर, ठीक है, और कर्सर को नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। अब कीबोर्ड से एक वैल्यू डालनी है, एक इंटीजर नंबर एंटर करोगे वो मैं किस में स्टोर करवा दूंगा, एन में, क्योंकि मैंने इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करवाने के एन वेरिएबल, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले चेक किया, सबसे पहले चेक किया, क्या चेक किया, कि अब देखो किसी भी, अब जीरो क्या है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। आप में से कौन बताएगा जीरो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, कौन बताएगा, जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बोलो। देखो जीरो जो है वो सिर्फ जीरो ही होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होती है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ये सर। जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले अपने इफ कंडीशन के अंदर यही चेक करवाएंगे कि क्या एन के अंदर जो इंटीजर एंटर गया है, मतलब आपने जो नंबर एंटर किया वो एन में स्टोर हुआ, आपने जो नंबर एंटर किया है क्या वो जीरो तो नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या एन नॉट इक्वल टू जीरो है। इफ के अंदर मैंने क्या लिखा, यदि एन नॉट इक्वल टू जीरो है। अब इसमें दो बातें होगी, या तो हाँ या फिर ना। तो हमने चेक करवाया कि यदि n नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर हाँ है तब तो इफ ब्लॉक, ना है तो एल्स ब्लॉक। तो हम हाँ मानकर चल रहे हैं कि सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव को चेक करने के लिए हमने कहा कि क्या n नॉट इक्वल टू जीरो है, आपने कह दिया सपोज करो यस n नॉट इक्वल टू जीरो है। तो अब चेक करेंगे, अब पॉजिटिव नंबर कौन सा होता है, जो जीरो से बड़ा होता है, जो जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। तो हमने कह दिया यदि n ग्रेटर देन क्या है, जीरो है, यदि n ग्रेटर देन जीरो है तब तो मैसेज प्रिंट करेंगे कि जो n के अंदर जो नंबर है स्पेस देकर के इज पॉजिटिव।
के अंदर जो नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव है। अदरवाइज, ये अदरवाइज किसका है, इस इफ का ही अदरवाइज है कि यदि n की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तो n पॉजिटिव है। अदरवाइज का मतलब है कि फिर n की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, क्योंकि 0 तो हम चेक करवा चुके हैं कि यदि n 0 नहीं है तब हम चेक करेंगे कि क्या n 0 से बड़ा है। अगर n 0 से बड़ा है तब तो n की वैल्यू इज पॉजिटिव, अदरवाइज n की वैल्यू इज नेगेटिव। n की वैल्यू इज नेगेटिव। ठीक है, ये मैसेज मैंने दे दिया। अब एल्स में कब आएंगे, जब चेक किया कि क्या n नॉट इक्वल टू 0 है, क्या n की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अगर n की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तब अपने मैसेज प्रिंट कर देंगे। एल्स में गए सीधा और मैसेज प्रिंट कर दिया कि n जो है वो क्या है, n इज 0। मैसेज प्रिंट कर दिया, क्या n क्या है, 0 है। अब मैं इसको कंट्रोल S, पहले से सेव था, सिर्फ इसको सेव कर दिया। अब कंपाइल करवाते हैं और इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसको क्या करवा देंगे, कंपाइल करवा देंगे और कंपाइल करके इसको क्या करवा, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। सबसे पहले एंटर एन इंटीजर, मैंने सबसे पहले क्या दिया, 0। देखो सबसे पहले मैंने क्या दिया, 0, तो n के अंदर क्या गया, 0। तो सबसे पहले कंडीशन चेक क्या हो रही है यहाँ पर, इफ में देखिए कि क्या n नॉट इक्वल टू 0 है, क्या n 0 के बराबर नहीं है, लेकिन n के अंदर तो आपने क्या ले रखा है, 0। तो कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होती है कहां जाएगा, एल्स में जाएगा। मैसेज प्रिंट करेगा कि n की वैल्यू इज क्या है, 0। 0 इज क्या है, 0। n की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि हम n की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं ना, 0 इज 0। अदरवाइज अब देखो मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता हूं। एंटर एन इंटीजर, मैंने कहा 78, तो चेक करेगा ये सबसे पहले क्या चेक करेगा, क्या n नॉट इक्वल टू 0 है, क्या 78 नॉट इक्वल टू 0 है, यस 0 के बराबर नहीं है 78। तो फिर चेक किया क्या 78 इज ग्रेटर देन 0, क्या 78 0 से बड़ा है, यस। तो क्या प्रिंट करेगा, 78 इज पॉजिटिव। ऐसे ही मान लो मैं नेगेटिव वैल्यू एंटर करता हूं, मैंने यहाँ पर लिख दिया -5, तो n में क्या चला गया, -5 चला गया। चेक किया क्या n नॉट इक्वल टू 0 है, क्या -5 नॉट इक्वल टू 0 है, यस। चेक किया क्या -5 ग्रेटर देन 0 है, नहीं तो कहां जाएगा, एल्स में आएगा और -5 इज नेगेटिव, -5 इज नेगेटिव। ये बात समझ में आई आपके, यस और नो? यस सर। So यस सर। these all are about the nested if else statement। उम्मीद करता हूं कि else if nested if else statement जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले जो मैंने else if statement, if else statement और सिंपल if statement जो बताया है, इसके लिए आप अपनी जो है ना अपने YouTube चैनल पर जाकर के जो है ना वो क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। उनको पहले अटेंड करें और इसके बाद में इसको अटेंड करें जिसने भी अटेंड नहीं किए। ठीक है, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो डाली जाए उसको ज्यादा से ज्यादा